रसशाला के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा परिभाषा के लक्षण। परिभाषा क्या है? जिस शास्त्र के संदिग्ध, गुप्त, अप्रकट, अविकसित भावों को जिन संक्षिप्त व सांकेतिक शब्दों से सुनिश्चित अर्थ प्राप्त होता हो, वह परिभाषा नाम से जानी जाती है। इससे क्या समझे आप? भी जैसे सांकेतिक अप्रकट है, हाँ, दिखाई नहीं देता, हाँ, तो उसको परिभाषा कहते हैं। छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है। जो रस साधक औषध निर्माता औषधि बनाने से पूर्व परिभाषा जान लेता है, उसे रसशास्त्र को समझने में कठिनाई नहीं होती। अब मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि जैसे लवण पंचक। अब इसमें ये क्या है? परिभाषा है लवण पंचक, लेकिन अप्रकट है। लवण प्रकट नहीं है इसमें, लवण अप्रकट है, लवण पंचक। तो परिभाषा समझ गए। अब लवण पंचक में कौन कौन से हैं? जैसे सेंधा नमक, इसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं। सोनचार नमक, इसको काला नमक भी बोलते हैं। एक होता है बिड लवण, एक होता है समुद्र नमक, एक होता है सांबर नमक। ये 5 नमक होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सांबर का मतलब होता है जैसे अपने सांबर झील नहीं है क्या जयपुर में? हाँ, नमक बनाया उसको सांबर नमक बोलते हैं। तो उसको सांबर से मानता है, ठीक है ना। हाँ, नोट में क्या लिखा है? चतुर लवण का यदि कहीं उल्लेख हो, जैसे ये तो पंच लवण है, लवण पंचक बोलते हैं इसको। और कहीं कई बार क्या होता है कि चतुर लवण आ जाता है, तो उसके अंदर अपने को सांबर नमक नहीं लेना है। सांबर, हाँ, सांबर नमक नहीं लेना, बाकी के चारों लेने अपने को, ठीक है। मधुर तरह। अब जैसे वो अपने परिभाषा वाली बात आ गई ना, कि इसके अंदर जैसे वाले परिभाषा के अंदर है, वो पढ़ा था अपन ने, सांकेतिक शब्द है, संक्षिप्त व अप्रकट, अविकसित। तो इसके अंदर क्या है? जैसे मधुर तव है, तो इसके अंदर अपने को प्रकट नहीं है कोई चीज, हाँ, मतलब वो लुप्त है। तो इसलिए मधुर त्रय मतलब क्या होता है? गो, घृत, गुड़ और मधु। हाँ, मधु मानी शहद। अम्ल वर्ग में, अब अम्ल वर्ग क्या है? अम्ल वर्ग के 3 पाठ मिलते हैं। इन 3 पाठों में कुछ अंतर भी दिखाई देता है। इसका कारण भी पृथक पृथक आचार्य तथा भिन्न भिन्न ग्रंथ है, ठीक है। अम्ल वर्ग। अब रसावर्णकार ने के मत में अम्ल वर्ग क्या है? कुल 7 बताए गए हैं। अम्लवेश, जमीरी नींबू, मातु लौंगा बिजौरा नींबू, चणकामल, नारंग, नारंग का मतलब होता है नारंगी, ठीक है, इमली, चांगेरी। ये है अमल रसावरण के अनुसार है ये। अच्छा, फिर क्या लिखा है आचार्य वाग्भट ने? अमलवेश, जमीरी नींबू, बिजोरा नींबू, चांगेरी, चणकामल। चणकामल किसको कहते हैं? चने का अमल होता है ना, चना अपने बहुत ये खड़े रहते हैं हरे, उसके अंदर खार बोलते हैं अपन, खार, तो वो अमल होता है। हाँ, उसका अपने खार खाएंगे ना तो अमल दिखता है, उसका नाम है चणका अमल। नारंग, नारंग से मतलब नारंगी। करवंद, अमलीक, कोल, कोल मतलब बेर, हाँ, बेरिया भी खट्टा होता है, हाँ। दाड़िम, जंगली अनार। अम्बष्ठा, तिंडीक, रसपत्रिका, ठीक है।
ये आचार्य वाग्भट ने बताए 13। पहले वाले ने तो बताया है 7 रसावरकार ने। हाँ, ये आपको नजर रहनी चाहिए, ये जो आचार्य है ना, ये आचार्यों को आप याद रखो भाई। श्रवणकार है, कोई चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है? जैसे मान लो वाग्भट ने क्या कहा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वाग्भट के अनुसार इतने मतलब अमल बताए गए हैं, ये लिखना पड़ेगा है। हाँ, तो उसमें अपने संख्या 13 बताई है वाग्भट ने, ठीक है ना। हाँ, तो वाग्भट है, ये प्रसिद्ध है, मतलब आचार्य है, ये वैज्ञानिक है। हाँ, आचार्य सदानंद क्या कहता है कि अपने ग्रंथ रस त्रिंगिणी में अमल वर्ग कहा है, जो कुछ द्रव्य भिन्न समाविष्ट किए गए हैं अलग से। इसमें भी संख्या की त्रुटि 13 ही है। वाग्भट ने 13 कहा है, और इसने क्या बोलते हैं सदानंद जी ने भी ये 13 कहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। हाँ, घुमा फिरा की बात तो वही आ जाती है, जैसे जमेरी नींबू, कागजी नींबू, अम्ल वेत, अम्लिका, नारंग, खट्टी नारंगी। आके देखो ये आ गई ना खट्टी नारंगी, नारंगा मतलब नारंगी। दाड़िम, वन अनार, वृक्षामल, बिजोरा नींबू, चांगेरी, चणकामल, करकंधु, करौंदा, सुक्रिका, खटा चुका। करौंदा तो आपने देखा होगा, करौंदा की सब्जी बनती है, वो छोटे छोटे होते हैं मटकातर जैसे। हाँ, वह करौंदा। अच्छा, अब जैसे पंचगव्य, पंचगव्य में क्या चीज है? अब पीछे आप जैसे आपने पढ़ा है ना, इसको याद रखना है। पंच लवण है, त्रिकटु है, इस तरह के शब्द आएंगे। अब ये क्या है? परिभाषा है ये। जैसे पंचगव्य में क्या चीज आएगी? गो दुग्ध, गो दधी, दधी का मतलब दही, गो घृत, गोमूत्र, गोमल, गोमल का मतलब गोबर, ठीक है। ये 5 गाय के ही द्रव्य लिए जाते हैं, ये पंचगव्य बोलते हैं इसको। बकरी के दूध को क्या कहते हैं? पंचाज, पंचाज। ऊपरे वाले तो हो गया पंचगव्य, ये है पंचाज। तो पंचाज में बकरी का दूध, दही, घृत, मूत्र, मल का मतलब मींगनी। हाँ हाँ, ये है पंचाज। हाँ, ये याद रखना। अच्छा, द्रावक गण, ये द्रावक गण क्या चीज है? द्रावक गण के द्रव्यों को प्राचीन काल से ही धातुओं को शीघ्र पिघलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। द्रावक का मतलब है कि किसी द्रव्य, ठोस द्रव्य को द्रव में, हाँ, द्रव में पिघलाने के लिए, द्रव करने के लिए। हाँ, उसको पिघलाने के लिए कौन सा द्रव्य डालेंगे जब वो पिघल जाएगा, ठीक है। जैसे लोह धातु है, सोना, चांदी, तांबा, उसको गलाने के लिए उसके अंदर दूसरा द्रव्य मिलाया जाता है गलाने के लिए, उसको बोलते हैं द्रावक। तो द्रावक में क्या है उपयोग? हाँ, रसाचार्यों ने ही देना है। द्रावक गण में कुल 6 द्रव्य हैं, ये याद रखना, 6 द्रव्य हैं कुल द्रावक गण में। द्रव्य को द्रव रूप में बनाने के लिए, द्रव्य में और द्रव्य में फर्क बताया आपको भाई। द्रव्य तो मतलब कोई चीज हो सकती है, लेकिन द्रव का मतलब होता है लिक्विड। हाँ, लिक्विड। तो जैसे गुंजा, मधु, मधु मतलब शहद, गुड़, घृत, कंकड़, गुगुल, इसको द्रव के रूप में लेने के लिए काम में लिया जाता है। अच्छा, भावना, अब आती है भावना। भावना किसे कहते हैं? भावना के 2 सिद्धांत हैं। द्रव्य के भस्मादि के समान मात्रा में द्रव द्रव्य, द्रव द्रव्य सवरस, कवात, हिम, गौमूत्र, मधु, दुग्ध, सुरा आदि, ये तो है द्रव, ठीक है। द्रव्य क्या है? भस्म। कोई ठोस चीज की अपन भस्म बनाएंगे तो उसको द्रव्य कहा गया, यानी कि भस्म कहा गया उसकी
भस्म का मतलब राख है। किसी चीज को जलाने के बाद में राख बनाई जाती है, वो भस्म है। और मात्रा में द्रव क्या चीज है? जैसे सवरस। सवरस किसको कहा कहते हैं? जैसे अपन नारंगी का रस निकालते हैं, ठीक है, पपीते का निकालते हैं, उसका नाम है सवरस। हाँ, किसी चीज का रस निकालना। कवाथ किसको कहते हैं? काढ़े को। भाई ठोस पदार्थ हो चाहे लिक्विड हो, उसको काढ़ा बनाया जाता है। ज्यादातर अपने सूखा ठोस चीज हो, सूखी मतलब दवाइयां हो, मेडिसिन हो, द्रव्य हो, उसको 4 गुना पानी में डाल करके और चतुर्थांश यानी कि 1 भाग से, वो उसका नाम है क्वाथ। क्वाथ का मतलब काढ़ा। हिम, हिम का मतलब होता है रात को भिगो के छोड़ दो और सुबह उसको छान के पी लो। गौमूत्र, मधु, शहद, दुग्ध, सुरा आदि लेकर भावित किया जाता है। ठीक है, भावित का मतलब भावना दी जाती है उसकी। भाई कोई दवाई है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी द्रव्य का गुण बढ़ाने के लिए दूसरे द्रव्य का सहारा लिया जाता है, उसका नाम है भावना। जैसे अपन कोई भस्म खा रहे हैं और शहद मिला के खाएंगे तो उसके गुण बढ़ जाएंगे, उसका नाम है भावना। ठीक है, गौमूत्र होते हैं वो रोग को खत्म कर देता है। किसको? गौमूत्र। हाँ रोग को खत्म कर हाँ, गौमूत्र एक दवाई है, मेडिसिन है। आयुर्वेद के अंदर गौमूत्र सबसे टॉप चीज है। ये कैंसर के रोगियों के लिए रामबाण दवाई है और कई रोगों पे काम करता है गौमूत्र। मतलब जैसे डायबिटीज हो, कैंसर हो, उसके अंदर मतलब गौमूत्र का बड़ा प्रयोग होता है। ठीक है, नहीं कोई बीमारी अगर ठीक नहीं हो तो गौमूत्र का सेवन करना शुरू कर दो, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका तरीका है पीने का। गौमूत्र को 4 बार छानो। जैसे गौमूत्र लिया, एक बार एक कपड़ा लेना है, वैसे छालने से नहीं छानना, कपड़े से, सूती कपड़ा हो पतला, उसमें से छान लो। फिर छन गए ना, फिर दोबारा फिर छान लो उसको। या 4 तय बना लो कपड़े की, 4 तय बना लो पतले कपड़े की, 4 तय बना करके और उसमें वो मूत्र डालो, वो छट जाएगा। बार बार छाड़ने की जरूरत नहीं है, 4 तय बना लो उसकी, तो वो गौमूत्र है, वो काम में लो आप किसी भी बीमारी पे। इतनी चीज है, हैं? कैंसर वाले के बिल्कुल, कैंसर वाले को दो आप लगातार कंटिन्यू सुबह शाम, मतलब दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, भावना योग्य पदार्थ को चूर्ण या भस्म, पिष्टि आदि को खरल में डालकर फिर उसमें द्रव्य द्रव्य की भावना दी जाती है, यानी द्रव्य मिलाकर के उसकी भावना दी जाती है, क्योंकि उसके गुण बढ़ाते हैं, उसके उस द्रव्य के गुण बढ़ाने के लिए। हाँ, मर्दन करते रहने से द्रव्य शुष्क हो जाता है और भावना की संख्या 1 या अधिक औषध से शास्त्रीय निर्देश में निर्धारित होती है। तथा भावना की परिभाषा में भावना के लिए द्रव्य कम हो या अधिक लिया गया हो तो मर्दन सम्यक तैयार नहीं होता है, मतलब हिसाब से लेना चाहिए लिक्विड। तथा द्रव्य को थोड़ा थोड़ा डालकर देख लेना चाहिए कि जिससे चूर्णित द्रव्य पूर्णतः गीला आर्द्र हो जावे। ठीक है, आचार्य सदानंद शर्मा ने भी यही बात कही है कि भावना से द्रव्य संस्कारित होता है। संस्कारित का मतलब होता है उसके गुण बढ़ जाते हैं, आर्द्र होकर मृदु हो जाता है, तथा मृदुता आने से मृदक आसानी से किया जा सकता है, तथा मर्दन करने से द्रव्य कण सूक्ष्म होते हैं एवं द्रव्य का शोषण भी शीघ्र होता है। अब है रसपंक। अब रसपंक क्या है? जब शुद्ध पारद में शुद्ध सवर्ण आदि धातु या शुद्ध गंधक आदि के साथ खलव यंत्र में, खरड़ बोला नहीं आप, खरड़ लोहे की कुंडी होती है, उसको खरड़ बोलते हैं अपन। खलव यंत्र में लेकर मर्दन करते हैं शुद्ध पारद और सोने को, एवं कजली लील हो जाने पर सिलेक्शन हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, फिर पंच पंकवत कीचड़ की जैसा
ये रस पंख बोले हैं ना, पंख नाम कीचड़ का होता है। रस का मतलब पारद, हाँ पारद का पंख, यानी पारद के कीचड़ रूप में हो जाता है। सोना अगर डाल देंगे पारे के अंदर और उसका अपन मर्दन करेंगे तो वो कीचड़ के समान हो जाता है। हाँ, उसको रस पंख कहते हैं। तो फिर जो है कि सोना ने बारे में डाल दिए, हर उसको घोटना, बाद में फिर वो कीचड़ की तरह, हाँ कीचड़ की तरह हो जाए, उसको रस पंख कहते हैं। अच्छा, ढालन, ये ढालन क्या चीज है कि श्रवण धातु या रजत आदि धातु को मूसा यंत्र, ये एक मूसा यंत्र है, इसके अंदर आगे आएगा वो बताएंगे आपको। मूसा यंत्र में रखकर तीव्र अग्नि से दहन किया जाता है तथा द्रवित हो जाने पर किसी द्रव पदार्थ में डाला जाता है, उसे ढालन कहते हैं। सुनार है ना, सुनार क्या करता है, जैसे सोना चांदी है, कोई आकार देने के लिए, जैसे बिस्कुट बनाना है या कोई चीज की मतलब सिल्ली बनानी है, तो वो क्या करते हैं कि हाँ मूसा यंत्र में वो सोना चांदी डाल करके और उसको खूब तेज आंच देते हैं, उसके वो पिघल जाता है सोना, हाँ सोना चांदी पिघल जाता है। फिर जिस आकृति में अपने डालेंगे उसमें डाल दो, सांचे में डालता है वो ठोस हो जाएगा वो, ठीक है, उसको बोलते हैं ढालन। हाँ, अच्छा, आवाप या प्रतिवाप खनिज पदार्थ को सुदृढ़ यंत्र में मूसा आदि में रखकर अग्नि पर द्रवित करते हैं, फिर इस पर किसी द्रव्य के चूर्ण आदि को छोड़ना ही आवाप कहलाता है। अब ये क्या है, खनिज पदार्थ, मान लो खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, जो खान के द्वारा कोई चीज निकली हो, हाँ लोहा है, तांबा है आपके, हाँ, तो उसको क्या करते हैं, मूस आदि में रख करके अग्नि पर द्रवित करेंगे और तो फिर क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगा। द्रव्य के चूर्ण को आदि को छोड़ना ही उसको क्या कहते हैं, आवाप। अच्छा, एक है निर्वाप, शोधन आदि के लिए धातु या किसी खनिज द्रव्य को अग्नि पर लोहा पात्र या मूसा में रखकर प्रतप्त करते हैं, फिर उसे किसी सुनिश्चित द्रव्य पदार्थ में डाला जाता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को निर्वाप कहते हैं। भाई कोई चीज गर्म कर ली, गर्म करने के बाद में अपने को जैसे पानी में डालना है गर्म करने के लिए, तो उस चीज को, लोहे की रॉड है, उसको गर्म करके पानी में डाल दिया, वो पानी में गर्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं निर्वाप। अच्छा, शोधन की परिभाषा क्या है, शोधन के लिए निर्दिष्ट द्रव आदि औषध द्रव्य के साथ प्रेषण, भावना अथवा आवाप या निर्वाप, ये ऊपर चीजें है ना, ये आपकी याद रहेगी जब भी समझ में आएगा ये, हाँ ये ऊपर वाली चीजें समझ के बाद के में ये आएगा। प्रतिवाप आदि में से किसी निर्दिष्ट क्रिया द्वारा शोधनीय औषध द्रव्य के मल या दोष दूर किए जाते हैं, ठीक है, मतलब अब जैसे दोष क्या होता है, इसके अंदर रस में, हाँ अपन रस शास्त्र पढ़ रहे हैं, रस शास्त्र के अनुसार क्या होता है, जैसे लोहा निकलता है, तो लोहे के अंदर दोष क्या है, उसके अंदर मिट्टी भी होती है, कंकड़ भी होते हैं, वो दोष है। सोना निकालते हैं खान से, तो सोने के अंदर भी मिट्टी भी होती है और है, तो उसको फिर गर्म करते हैं, पिघल जाता है, तो जो धातु होती है वो उसका मतलब अलग से वो बन जाता है, वो ठोस चीज, मिट्टी है वो वैसी वैसी रह जाती है, मिट्टी लिक्विड नहीं बनती, हाँ सोना चांदी धातु है ना, वो लिक्विड बन जाता है, उसको शोधन की प्रक्रिया कहते हैं, उसको शोधन करते हैं शुद्ध करने के लिए। जैसे आप लोहा निकलता है, तो लोहा ऐसे कोई वह लोहा प्योर लोहा नहीं निकलता, उसकी मिट्टी होती है साथ में, खदान से निकलता है ये, ठीक है ना, उसको शोधन करते हैं, उस क्रिया का शोधन कहते हैं। साधारण व्यवहार में शोधन शुद्धि करने के लिए, बस सीधी सी बात यह है कि कोई चीज को शुद्ध करने के लिए, हाँ बाहर निकालनी है, बेकार की चीज बाहर निकाल देंगे,
रस शास्त्रीय द्रव्यों को प्राय सभी का शोधन करना चाहिए। ठीक है, रस, महारस, उपरस, साधारण रस, सप्त धातु, उपधातु, रतन, उपरतन, सुधा वर्गीय द्रव्य, विश्व विषय आदि का शोधन शास्त्र में दिया गया है तथा चाहे भेषज कल्पना के भी कतिपय द्रव्यों का कुछ आचार्यों ने शोधन करने की सलाह दी है। भाई जो कई चीजें ऐसी होती है जहरीली, तो उसको शोधन करते हैं फिर। ठीक है, जैसे गुगुल, खटासी, चित्रक आदि द्रव्यों को दोषों का निर्वहन करने के लिए शास्त्र में वर्णित द्रव तथा क्वाथ, हिम, सवरस, गोमूत्र, कांजे, घृत, दुग्ध, अम्लो द्रव्य, क्षार द्रव्य आदि से संवेदन, मर्दन, भावना, प्रशालन, पातन, भर्जन, आवाप, निर्वाप से औषध द्रव्य को दोष दूर किए जाते हैं, जिससे द्रव्य की शक्ति वृद्धि कार्मुकता की वृद्धि होती है। शोधन करने के बाद में तो मतलब उसमें प्योर गुण आएंगे। अर्थात दुग्ध वर्ग में निम्नोक्त वनस्पतिक द्रव्य है। अब वनस्पति में भी दूध निकलता है, अपनी ये थोड़ी है कि गाय भैंस का दूध होता है, वनस्पतियों में भी होता है। हाँ, जैसे हाँ, तो उसको भी शुद्ध किया जाता है। जैसे दुग्ध क्या, गुलर किसको उदुम्बर बोलते हैं उसको, अर्क, आंकड़ा, आंकड़ों का पता नहीं, हाँ आंकड़ा, अर्क, वट का मतलब बड़, बरगद, पीपल यानी अश्वत्थ, तिलवल्क, सुनुही, थूर, सुनुही किसको बोलते हैं, कांटेदार में कई बार थोर बोलते हैं ना अपने, थोर, डंडा थोर कांटेदार होता है, मोटे मोटे जो ठूंठ से खड़े रहते हैं कई बार, उसको सुनुई बोलते हैं। थोर कौन जानो, थोर नाम अपने बड़ा प्रचलित है। थोर ये ज्यादातर डोड़ों पर, दीवारों पर, खेतों में ये खड़े रहते हैं बाड़ के रूप में, उसमें कांटे होते हैं पत्तों पे, हाँ उस कांटे होते हैं, उसको थोर बोलते हैं, उसका दूध निकलता है। ठीक है, सुनो ही, थूर हो गया, अर्क के 8 वानस्पतिक द्रव्य ही दुग्ध वर्ग में दिए जाते हैं। अब ये याद रखना आप, ये जो वानस्पतिक है ना, ये 8 वर्ग दुग्ध वर्ग में है। अच्छा, अब है क्षारत्रय। अब क्षारत्रय में क्या है, क्षार मैंने बताया था ना पहले भी आपको, उसमें द्रव्य गुण विज्ञान में भी 3 प्रकार के क्षार होते हैं। एक तो यव क्षार, यव नाम होता है जौ का, यव जौ को बोलते हैं, जौ का क्षार, यह तैयार किया जाता है जौ का क्षार। सर्जी क्षार जो पापड़ों में डालते हैं अपना, हाँ ये सर्जी क्षार हो गया। एक होता है स्वागा, स्वागा देखा है क्या आपने, सोनारों के पास होता है, स्वागा सोनारों के पास में होता है, वो भी क्षार होता है। ठीक है, ये 3 ही द्रव्य क्षार त्रय में लिए जाते हैं, इसको क्षार त्रय बोलते हैं। अच्छा, अब है मारण भस्म। अब मारण भस्म क्या है कि भस्म से तात्पर्य मारण है। मारण का मतलब उस चीज को जलाना, मारना, उसके बाद में राख बढ़ेगी। हाँ, किसी द्रव्य को मारना, भस्म बनाना, भस्म का मतलब राख बनाना, हाँ अर्थात हाँ उसको जलाना कहने का मतलब। मारण और भस्म वाच्य शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है, मतलब मारण या भस्म। भाई आदमी हुआ, मैंने मार दिया आपा, तो भाई जान तो चली गई, तो उसी हिसाब से द्रव्य है। अब द्रव्य को अपन जला देंगे तो उसकी भस्म रहेगी, भस्म का मतलब राख है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है इसके, जो कि आयुर्वेद के रस शास्त्र व भेषज कल्पना विज्ञान विषय में अध्ययन को मिलते हैं। वेदों में भस्म को पंच भौतिक द्रव्य का प्रतीक माना है। पंच भौतिक माना है उसको, भी निर्जीव हो गया वो, कहने का मतलब है आत्मा नहीं है उसमें, पंच भौतिक है। भस्म निर्माण करने के लिए आयुर्वेद में खनिज द्रव्यों को
या जानतव अथवा वनस्पतिक द्रव्यों को शास्त्रोक्त क्रियाविधि से भिन्न भिन्न प्रमाण की अग्नि में पाक क्रिया द्वारा स्वरूप को विनिष्ट किया जाकर औषधोपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, औषधि उपयोगी बनाया जाता है, यही मारण या भस्मीकरण है। भाई खनिज पदार्थ हो, वनस्पतिक हो, भाई खनिज में तो जो खदान से निकलता है, वनस्पति का मतलब जड़ी बूटी, भाई ये सब क्या है कि इसकी भस्म बनाई जाती है, तो भस्म बनने के मतलब औषधि के काम में लेने के लिए। ठीक है, ये आयुर्वेद में इसका वर्णन है। विभिन्न द्रव्यों के मारण कर्म करने के लिए, विभिन्न ताप कर्म के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पुटों का निर्धारण किया जाता है। पुट किसे कहते हैं? पुट का मतलब होता है कवच। किसी चीज को मारण भस्म करने के लिए उसके ऊपर लेप करते हैं। तो सीधा ही तो अपन जलाएंगे तो उसके अंदर और चीज मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर ऊपर कवच चढ़ाते हैं, लेप करते हैं किसी चीज का, उसको पुट कहते हैं। लेप करने के बाद में जलाते हैं। हाँ, लावक पुट, कपोत पुट, तुषाग्नि, काष्ठाग्नि, कृषाग्नि, कोट पुट, वराह पुट, लघु पुट, मध्य पुट, गज पुट, महापुट आदि, ये इतने पुट है। ये आगे आएंगे, इसके चित्र भी आएंगे। अच्छा, अर्थात स्वर्ण, चांदी, पुतिलो है, नाग, वंश, यशद धातुओं के भस्मे कुकुट पुट। कुकुट पुट अग्नि प्रमाण से निर्मित होती है। ये कुकुट पुट से निर्माण होती है इसकी, स्वर्ण की, चांदी की, ये है ना लोहा। तथा ताम्र भस्म काष्ठाग्नि से भी बनाई जा सकती है। तांबा की भस्म आपा काष्ठाग्नि से बनाई जाती है। लोह भस्म का निर्माण गजपुट अग्नि प्रमाण से किया जाता है। हाँ, अग्नि प्रमाण का मतलब है सीधे अग्नि में डाल करके, हाँ, उसको गजपुट ही मान लो उसको। शंख भस्म, सुक्ति भस्म, वाराटिका भस्म, मुक्ता भस्म, मृग श्रृंग भस्म, कच्छप आदि भस्म, गोदंती भस्म, अकीक भस्म, परवाल भस्म को वराहपुट दिया जाता है। आगे आएगा ये वराहपुट के बारे में वर्णन, कोई वराहपुट किसको कहते हैं। किंतु द्रव्य की मात्रा 1 किलो से अधिक है तो गजपुट दिया जा सकता है। ये गजपुट भी आगे आएगा, आपके चित्र आएगा इसका। इसी प्रकार अब्रक, स्वर्ण माक्षिक, रौप्य माक्षिक, विमल, मंडूर आदि की वस्तु हेतु गजपुट में ही मारण किया जाता है। किंतु पार्द, गंध, कमल, हरताल, मनशिला, हिंगुल आदि की भस्म बनाने के लिए लवण यंत्र, भस्म यंत्र, क्षार यंत्र, दीपिकाग्नि, तुषाग्नि, लवणक पुट, भूधर पुट, कपोत पुट आदि के सहयोग से शास्त्र निर्देशानुसार मारण किया जाता है। क्योंकि उपरोक्त द्रव्य अधिक ताप देने से वाष्पीभूत होकर मतलब बंग भाप बन जाए, उड़ भी सकते हैं, अतः इन्हें अल्पाग्नि का प्रमाण कहा जाता है। ये आगे आएगा, इसका वर्णन आएगा। धातु, उपधातु, महारस, उपरस, साधारण रस, रतन, उपरतन, पारद से भस्म निर्माण मरण से तात्पर्य उन्हें सेंद्रिय घटक युक्त संस्कारित करते हुए सूक्ष्म चूर्ण व निरुद्ध बनाते हुए मानवोपयोगी गुणों की वृद्धि एवं रोगग्न शक्ति उत्पन्न करता है। एवं सूक्ष्म सूक्ष्म चूर्ण बनाने से शरीर में सेवन करने से अवशोषित तो जल्दी हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल महीन पाउडर हो नहीं तो वो जल्दी अवशोषित हो शरीर में। आयुर्वेदोक्त औषधि उपयोगी खनिजों के निरिंद्रिय सूक्ष्मतम होकर वनस्पति की या जानतव द्रव्यों की सेंद्रिय भावना आदि देने से निरिंद्रिय चूर्णों से में सेंद्रिय तत्वों का मिश्रण हो जाता है तथा अग्नि संयोग से पुटों से उनकी निरेंद्रियता घटकर सेंद्रियता की वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही मारण या भस्मीकरण कहते हैं। ठीक है, और भी यदि हम सोचे तो खनिज द्रव्य सभी जड़ द्रव्य होते हैं। भाई वो जड़ द्रव्य ही होते हैं, खनिज द्रव्य हो, वो चलते फिरते थोड़ी हैं, स्थिर रहते हैं। वो उनकी जड़ता दूर करने के लिए उनमें रोगग्न शरीर की उपयोगी चेतन द्रव्यों का पुनः पुनः यथावश्यकता निश्चित मान में सम्मिश्रण किया जाता है। वे रेत का भी अपन प्रयोग करेंगे ना तो उसको शुद्ध करके रेत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तो खनिज पदार्थों में आ जाता है। जैसे कई खड़िया मिट्टी होती है, आपने देखा हुआ मेट बोलते हैं अपन, तो खड़िया मिट्टी का शोधन करने के बाद उसको भी काम में लिया जाता है। ठीक है नहीं, इस तरह से खनिज पदार्थ बोलते हैं उसको।
सेंद्रिय निरेंद्रिय क्या होता है? ये है वनस्पतिक द्रव्य। वनस्पतिक द्रव्य जड़ी बूटी, ये सेंद्रिय निरेंद्रिय होती है। ठीक है। अच्छा, अग्नि में पाचन कराने से उसमें लघुता यानी हल्कापन हो जाता है, सूक्ष्मता हो जाती है, गुणोद्भव होते हैं, जिसे मारण भस्म मृत पदार्थ आदि कहते हैं। तो मारण भस्म कहते हो चाहे मध्य क्या कहते हैं? मृत पदार्थ यानी मर गया। अच्छा, मालन या भस्म निर्माण से तात्पर्य यह नहीं है कि धातुओं का धातुत्व तो नष्ट कर दिया जाए। भाई भस्म बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस जो चीज है उसके गुण खत्म कर दिया जाए, उसके गुण खत्म नहीं होने चाहिए। इसलिए ये गजपुत्र कपोत पुत्र ये जो बताया ना, उसके अंदर डाल, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि भी उसके गुण नहीं मिलने चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ, अब सोना है तो सोने को पिघलाएंगे तो उसके गुण थोड़ी खत्म होते हैं सोने के। वो तो वैसा कैसे हाँ, वैसा वैसा रहा, लेकिन उसकी भस्म बन जाएगी यानी कि राख बन जाएगी, लेकिन गुण वो रहेंगे उसमें। हाँ, आधुनिक रसायन शास्त्र के मत को तत्व नष्ट नहीं होते, किंतु यदि धातुओं का स्वरूप चमक, पिंड स्वरूप, ताप संचालक, विद्युत चालक आदि गुण नष्ट भी हो जाए तो भी वह गुरु आदि गुण एवं मूल स्वभाव का प्राय त्याग नहीं करता। ठीक है। यथा विशिष्ट क्रिया व उच्च ताप पर पुनः द्रवित होकर धातु स्वरूप को प्राप्त हो भी सकता है। भाई जैसे सोना है, उसको आपने पिघला दिया तो वो ठोस हो गया, बाद में तो उसको दोबारा फिर पिघला देंगे, पिघला सकते हैं, उसके गुण खत्म तो नहीं हुए। तो अतः भस्म या मारण शब्द से तात्पर्य उस धातु या खनिज का संगठक विनिष्ट करके शोधन से दुर्गुणों को दूर करते हुए उसके दुर्गुण दूर करते हैं अपना। अग्नि व वनस्पतिक आदि द्रव्यों के सहयोग से व मर्दन करने से सूक्ष्मतम सेंद्रियत्व रसायन तथा रोगग्न गुणों की उत्पत्ति करता है। औषधीय भस्म निर्माण में सेंद्रिय क्षारों का सम्मिश्रण खनिज द्रव्यों से साथ विशेष विधि से कराया जाता है, जिसमें भस्में सेंद्रियता को प्राप्त करती है। एलोपैथिक भस्म ऑक्साइड बोलते हैं उसको। एलोपैथिक में भस्म को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। हाँ, ये याद रखना, आप अंडरलाइन कर लो ना इसको। जबकि आयुर्वेदिक विधि से निर्मित भस्म सेंद्रिय होती है। ठीक है। यशद पुष्प यशद की निरेंद्रिय भस्म है तथा इस प्रकार से स्वरूप को चूर्ण या राख कहा जा सकता है, किंतु भस्म नहीं। ठीक है। क्योंकि आयुर्वेदिक भस्म को निर्माण धातु व खनिज को अनेक क्रियाओं द्वारा तथा संस्कारों से संपन्न किया जाता है, क्योंकि शोधन व मारण के लिए पृथक पृथक वनस्पतिक तथा जंतु द्रव्यों का उपयोग होता है। सवरस, कवाथ, घृत, तेल, मधु, दुग्ध, तक्र। तक्र किसका नाम है? छाछ को बोलते हैं अपना, लस्सी है ना, लस्सी, उसको तक्र बोलते हैं। गौमूत्र, कांजिक आदि में से शास्त्रीय निर्देशों का उपयोग होता है। आयुर्वेद में 1 फुट से